नमस्कार, न्यूज हेडक्वार्टर में आपका स्वागत है। शाम के 7 बज रहे हैं और अगले 1 घंटे हम आपके सामने देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरें 1 मिनट के भीतर रखेंगे। मैं हूं विकास भदौरिया और नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम आशुतोष चतुर्वेदी है। आइए करते हैं शुरुआत, देखते हैं न्यूज हेडक्वार्टर। बारिश। पहली खबर अमेरिका से। अमेरिका के टेक्सास में बाढ़ और बारिश ने भारी तबाही मचाई है। फंसे लोगों को निकालने के लिए अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सबसे अहम बात यह है कि खतरा अभी भी टला नहीं है। इस इलाके में आगे भी मौसम के बिगड़ने की चेतावनी दी गई है। बारिश थम गई है, दरिया का उफान भी कम हुआ है, जमीन पर तबाही के निशान बिखरे पड़े हैं। जून के आखिरी वीकेंड पर इसी जगह हर तरफ मौत मंडरा रही थी। इन तस्वीरों में ग्वाडालूप नदी के किनारे हुआ नुकसान दिख रहा है। यहीं पर बच्चों का वो कैंप था जहां रखे गए कई मासूम लापता हैं। तस्वीरों में तबाही देखिए, जगह जगह गाड़ियां बिखरी पड़ी हैं। नदी की तेज लहरें इन गाड़ियों को बहा ले गई थी। इन सब के बीच राहत और बचाव का काम जारी है। ग्वाडालूप नदी के किनारे से 75 शव निकाले गए हैं। मरने वालों की तादाद बढ़कर 100 के पार चली गई है। सेंट्रल टेक्सास में आगे भी जानलेवा बाढ़ का खतरा। मौसम विभाग ने भारी बारिश की आशंका जताई है। मौसम की मार के आगे इतना बड़ा देश बेबस नजर आए। टेक्सास में नदियों के कहर से बचने के लिए आने वाले दिनों में बहुत सावधानी की जरूरत है। देश के कई राज्य बारिश और बाढ़ का सामना कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी हालात जुदा नहीं हैं। राजौरी जिले में बादल मेहरबान हैं। वहां भारी बारिश के बाद लोग जगह जगह जलभराव से जूझते हुए नजर आ रहे हैं। पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में बादल जमकर बरस रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी क्या खूब बारिश हो रही है। पानी का बरसना जरूरी है। खेत और फसलों का ताना बाना इसी से संवरता है। ठीक है, थोड़ी मुसीबतें भी होती हैं। राजौरी के लोग उसी का सामना कर रहे हैं। ये पंचपीर इलाके से जा रहा नेशनल हाईवे है। पानी से भरे रास्ते पर निकलना हो तो स्पीड पर लगाम तो रखनी ही पड़ेगी। जम्मू कश्मीर में आगे भी मौसम का मिजाज कुछ ऐसा ही रह सकता है। बारिश लगातार हो रही है। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का ऑन रेंज अलर्ट। बारिश, बाढ़ के साथ भूस्खलन की भी आशंका जताई गई है। जिंदगी भी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही। थोड़ी मुश्किलें हैं, लेकिन मौसम के मिजाज के आगे किसकी चलती है। हर हाल में हालात का सामना तो करना ही पड़ेगा। उत्तराखंड के लोग हर साल बारिश का कहर बर्दाश्त करने पर मजबूर होते हैं। इस बार भी कई जगह हालात खराब हैं। राजधानी देहरादून में भी जमकर बारिश हो रही है। ऐसे हालात में निचले इलाकों में रहने वालों की परेशानी बढ़ गई है। रिपोर्ट देखिए। यह देहरादून का कारगी ग्रांट इलाका है। बारिश के पानी की रफ्तार देखिए, बड़ी तेजी के साथ लोगों के घरों में घुस रहा है। खतरा बढ़ रहा है। स्थानीय प्रशासन को इसका अंदाजा है। यही वजह है कि लोगों को उनके घरों से हटाया जा रहा है। बारिश रुकेगी तो मुसीबत कम होगी, लेकिन बादल लगातार बरस रहे हैं। हाल फिलहाल किसी राहत की उम्मीद नहीं है। कारगी ग्रांट के रहने वाले बारिश के मौसम में कई बार खतरों का सामना करते हैं। कुछ दिन पहले ही नाले के किनारे बने 2 मकान ढह गए थे और एक बार फिर खतरा बढ़ रहा है। उत्तराखंड के चमोली में मानसून ने कहर बरपा रखा है। यहां बारिश के साथ साथ लैंडस्लाइड और बादल फटने से लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी है। देखिए, चमोली के कई गांवों में बीती रात बादल फटने से नदियों में उफान आ गया और कई इलाके इसकी जद में आ गए। पहाड़ से उतरती ये तबाही लोगों को डरा रही है। मलबा नीचे सरक रहा है और पूरे इलाके में खौफ का साया है। सड़कों पर गिरे मलबे की वजह से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया। अब चमोली में कुदरती हमले की दूसरी तस्वीर देखिए। नदियों में ऐसा उफान है कि आसपास के घर भी जद में हैं। नंदानगर ब्लॉक के धुरमा गांव में कल रात बादल फटा और अपने साथ बड़ी तबाही लेकर आया।
सैलाब की वजह से गांव के किनारे की गौशालाओं को भारी नुकसान हुआ है। नदी किनारे की सुरक्षा दीवार सैलाब अपने साथ बहा ले गया है। चमोली के धुरमा गांव के अलावा मुख गांव में भी बादल फटने से अच्छा खासा नुकसान हुआ है। इससे पहले चमोली के थराली, टूंडरी, नंदप्रयाग और बमोत में बादल फटने की घटना सामने आ चुकी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम प्रभावित इलाकों में राहत पहुंचाने का काम कर रही है, लेकिन कई जगह ये राहत नाकाफी साबित हो रही है। हिमाचल प्रदेश में अभी भी आसमानी आफत का कहर बरकरार है। भारी बारिश की वजह से प्रदेश में बाढ़ का खतरा एक बार फिर से मंडरा रहा है। देखिए, मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में 7 जिलों के कुछ हिस्सों में बाढ़ के खतरे की चेतावनी दी है। अब आपको हम बताते हैं किन किन जिलों में खतरा बरकरार है। देखिए, 7 जिलों में लगातार खतरा बारिश का बना हुआ है। ये कौन कौन से जिले हैं? चंबा और कागड़ा इसमें सबसे ऊपर है। मंडी, कुल्लू, शिमला, सोलन भी है और इसमें सिरमौर का भी नाम शामिल है। इन जिलों में प्रशासन ने सभी को अलर्ट किया हुआ है। सावधानी बरतिए। अगर बारिश की चेतावनी है तो अपने घर को सुरक्षित रखिए। अब आपको यह भी बता दें कि भारी तबाही के बाद पूरे हिमाचल प्रदेश का अभी अपडेट क्या है। देखिए, 78 लोगों की अब तक यहां पर मौत हो चुकी है और 37 लोग लापता हैं। 115 लोग जख्मी हैं। 2 राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवेज बंद हैं और 243 सड़कें कुल मिलाकर बंद हैं। 278 बिजली ट्रांसफार्मर काम नहीं कर रहे हैं भारी बारिश की वजह से, वो भी बंद हो चुके हैं। 261 जलापूर्ति योजनाएं बाधित हैं, यानी कि परेशानी ज्यादा बड़ी है। और इसलिए हम कहते हैं कि हर एक खबर हर एक हिस्से से न्यूज हेडक्वार्टर में इस शाम 7 बजे में हम जरूर लेकर आते हैं। देखिए, अगली खबर हम आपके सामने रख रहे हैं। आशुतोष, क्या खबर है? बिल्कुल, देखिए, आसमानी आफत से पश्चिम बंगाल के भी कई इलाकों में हाहाकार मचा है। कोलकाता में रात भर बारिश हुई तो सुबह भी भारी बारिश से पूरा कोलकाता सराबोर हो गया। लगातार जोरदार बारिश से कोलकाता नगर निगम की पोल खोल दी है। भारी बारिश से कैसा रहा शहर का हाल, 7 सेकंड में पूरी रिपोर्ट देखिए। जब सड़कों पर आया सैलाब, चारों तरफ मच गया हाहाकार। आसमान से बरसी आफत तो पूरा शहर पानी पानी हो गया। आसमान से बरसी आफत तो पूरा शहर तालाब में तब्दील हो गया। ये दीदी ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल है। दीदी के राज में राजधानी का क्या हाल है आप देख सकते हैं। पहले रात भर बारिश हुई, कोलकाता के लोगों की नींद खुली तो सुबह फिर से बारिश शुरू हो चुकी थी। भारी बारिश के बाद कोलकाता नगर निगम की पोल खुल गई। सड़कों पर भारी जल भराव हो गया क्योंकि पानी के निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। कोलकाता और उसके पड़ोसी इलाकों में कई हिस्सों में घुटनों तक पानी भर गया, जिससे सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सड़कों पर जल भराव के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही पड़ोसी सॉल्ट लेक के सेक्टर 5 और हावड़ा शहर के कुछ हिस्सों में भी सड़कें पानी में डूबी हुई हैं। मौसम विभाग ने इलाके के अधिकतर जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा या गरज के साथ छींटे पड़ने और कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की चेतावनी दी है। और अब बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश से कोहराम बचा हुआ है। सड़कें पानी में डूबी हैं। हालत ये है कि अब तो लोगों के घरों पर सैलाब दस्तक दे चुका है। अब आपको शहडोल की एक तस्वीर दिखाते हैं। इस घर में इतना पानी है कि आप भी हैरान रह जाएंगे। देखिए जरा। घर में पूरा पानी भर गया, मेरे बच्चे पूरा डूबे जा रहे हैं। करवा रहे नगर पालिका वाले। इस गुस्से में घर डूबने का मलाल है, सिस्टम से सवाल है और भरपूर गालियां हैं। ऐसी गालियां जिसे हम सुना भी नहीं सकते। ये गुस्सा इसलिए क्योंकि इस शख्स के घर के आंगन से लेकर बेडरूम और किचन से लेकर बाथरूम तक पानी है। इतना पानी कि कहीं बिस्तर तैर रहा है, कहीं घर का बाकी सामान लहरों में हिचकोले ले रहा है। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से अगर लोग परेशान हैं तो शहडोल में नगर निगम के निकम्मेपन से बेहाल है। यही वजह है कि घर का ये मालिक अपना पूरा गुस्सा नगर निगम पर उतार रहा है। इस घर में कमर तक पानी है। घर की महिलाएं कभी सिस्टम पर भड़कती हैं तो कभी अपने डूब गए आशियाने को देखकर भावुक हो जाती हैं। शहडोल में पिछले 72 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। शहर का करीब 40% हिस्सा जलमग्न हो गया, जिसमें अस्पताल से लेकर लोगों को मकान और दुकान शामिल है। ये वाला था मेरे घर की, कोई नहीं आ रहा है। नगर पालिका 3 घंटे। और अब खबर उत्तर प्रदेश से, जहां उत्तर प्रदेश में गंगा अपने पूरे उफान पर है। वाराणसी से लेकर प्रयागराज तक दर्जनों घाट डूब चुके हैं। वाराणसी में शवों के अंतिम संस्कार में दिक्कत हो रही है। प्रयागराज में गंगा ने ऐसा जोर लगाया है कि लोगों के सामान नदी में बह गए। क्रियाक्रम, अंतिम संस्कार और बाकी के कर्मकांड, वाराणसी के घाट पर जो कुछ होता रहा है उस पर ब्रेक लग चुका है। मणिकर्णिका घाट के किनारे जलमग्न हो चुके हैं। शवदाह प्लेटफॉर्म पर
पानी ने ऐसा कब्जा जमाया है कि जहां हर दिन 40 से 50 दाह संस्कार होते थे, अब 20 से 25 तक सिमट गए हैं। घाट के किनारे बने छोटे छोटे मंदिर भी जलमग्न हो चुके हैं। गंगा में बढ़ते जल स्तर की वजह से आरती स्थल भी जलमग्न है। हरिश्चंद्र घाट की सीढ़ियों पर शवदाह किया जा रहा है। यह प्रयागराज का रामघाट है, जहां तीर्थ पुरोहितों को अपने सामान के साथ पीछे हटना पड़ा। पूजा पाठ और धार्मिक गतिविधियां रोकनी पड़ी। गंगा में ऐसा तूफान मचा कि लोगों की पूजा सामग्री गंगा में प्रवाहित हो गई। लगातार हो रही बारिश की वजह से पिछले 24 घंटों में गंगा का जल स्तर 22 सेंटीमीटर और यमुना का जल स्तर 77 सेंटीमीटर बढ़ चुका है। उत्तर प्रदेश के बाद अब आपको हम महाराष्ट्र लिए चलते हैं। यहाँ का एक वीडियो आपको दिखाते हैं। ये वीडियो देखकर आपका दिल दहल उठेगा। महाराष्ट्र के नंदुरबार का ये वीडियो है। यहाँ एक वाटरफॉल देखने गए 7 लड़के पानी के तेज बहाव, तेज धार के बीच फंस गए तो चारों तरफ चीख पुकार मातम ही मच गई। आखिर पूरा माजरा क्या है, चलिए समझते हैं और देखिए 60 सेकंड में ये पूरी रिपोर्ट। सैलाब की तेज धार और फंस गए 7 यार। जैसे ही ये तस्वीर सामने आई, मौके पर चीख और पुकार मच गई। जैसे ही ये तस्वीर सामने आई, चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे सभी एक दूसरे का हाथ थामे अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यह वीडियो बेहद डरावना है और महाराष्ट्र के नंदुरबार का है। वीडियो में आप देख सकते हैं जरा सी गलती हुई नहीं कि सैलाब कई लोगों को अपने आगोश में ले सकता है। सभी 7 लड़के नंदुरबार जिले में वाटरफॉल घूमने गए थे, लेकिन अचानक सैलाब उनके आड़े आ गया। लड़के कुछ समझ ही नहीं। जैसे ही घटना की जानकारी लगी, मौके पर कई लड़के पहुंच गए और उन्हें बचाने की कोशिश में जुट गए। वीडियो में आप देख सकते हैं रस्सी और एक दूसरे के हाथ थामे वो सैलाब में फंसे लड़कों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। गनीमत ये रही कि काफी मशक्कत के बाद सभी 7 लड़कों को बचा लिया गया। इसलिए कहा जाता है खतरे से कभी ना खेलिए। दुनिया भर में सेल्फी लेने के चक्कर में जितनी मौतें होती हैं, उनमें सबसे ज्यादा भारत में होती है। ताजा मामला गुजरात के साबरकांठा जिले का है, जहां सेल्फी के जुनून में 2 युवकों की जान चली गई। शौक जब सनक में बदलता है तो कई बार वो खतरनाक रूप ले लेता है और उसका अंजाम दर्दनाक होता है। आप जानते हैं कि खतरा बड़ा है, फिर भी आप पानी के थपेड़ों को चुनौती देते हैं, उससे टकराने की कोशिश करते हैं और फिर अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। मेहसाणा का रहने वाला नीलेश परमार इसी मंदिर के पास सेल्फी ले रहा था। पांव फिसला और देखते ही देखते वो साबरमती में डूब गया। फायर ब्रिगेड के 40 लोगों के अमले और एसडीआरएफ के जवानों ने तलाश शुरू की। 12 घंटे की कोशिशों के बाद लाश मिली और ये अकेला मामला नहीं था। साबरकांठा में सेल्फी के जानलेवा शौक में एक दिन में 2 युवकों की मौत हुई। भिलोड़ा के ओड गांव के पास भी हादसा हुआ। भिलोड़ा में 18 साल का लड़का सेल्फी लेने के दौरान झरने में डूब गया। खतरे से टकराने वालों को जिंदगी कई बार मौका देती है, लेकिन ये हमेशा नहीं होता और फिर एक इंसान खबर बन जाता है। गुजरात के बाद अब बात महाराष्ट्र की। यहां भंडारा जिले में बारिश की वजह से बड़े खराब हालात हैं। ऐसे में गोसी खुर्द बांध के गेट भी खोलने पड़े। देखिए, बांध के गेट जब खोले गए, ये बेशक मजबूरी थी, लेकिन इसके परिणाम, इसके नतीजे जो हैं निचले इलाकों की मुश्किल बढ़ाते हुए नजर आए। देखिए, बारिश लगातार हो रही है। गोसी खुर्द बांध पानी से लबालब था। किसी खतरे से बचने के लिए इस बांध के सभी 33 गेट खोलने पड़े। जरा पानी तो देखिए, इन उठती हुई लहरों पर नजर डालिए। ये पानी जब रफ्तार के साथ आगे बढ़ेगा तो निचले इलाकों की परेशानी बढ़ना तय मानिए। बांध के सभी गेट खोलकर 6,965 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। यह आंकड़ा बड़ा है। एहतियातन वैनगंगा नदी के पास रहने वालों को किनारों से दूर रहने को कहा गया है। यह नदी खतरे के निशान के बेहद करीब है। अधिकारी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। लोगों को आगाह करने के लिए कई टीमें बनाई गई हैं, क्योंकि मुसीबत दोहरी है। एक तरफ बांध से इतना ज्यादा पानी छोड़ा जाना, दूसरी ओर उफनती हुई नदी।
और अब भाषा विवाद की खबर, जो कि महाराष्ट्र से ही है। महाराष्ट्र में भाषा विवाद को लेकर जमकर पॉलिटिक्स हो रही है। आज एमएनएस के कार्यकर्ता फिर से सड़कों पर उतरे। मराठी मोर्चा के नाम पर निकाली गई इस रैली में जमकर हंगामा हुआ है। विवाद रूट को लेकर शुरू हुआ, जिसे एमएनएस कार्यकर्ताओं ने मानने से इनकार कर दिया था। एमएनएस पर तंज करते हुए मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में इस तरह का प्रयोग काम नहीं आएगा। पुलिस ने एमएनएस को मीरा रोड की जगह घोड़बंदर रोड से रैली ले जाने का सुझाव दिया, जिसे एमएनएस कार्यकर्ताओं ने नहीं माना और उसके बाद हंगामा शुरू हो गया। महाराष्ट्र में भाषा को लेकर उठे विवाद से जुड़ी ये ताजा तस्वीर है। मुंबई और ठाणे में एमएनएस ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ता इतना बेकाबू हो गए कि महाराष्ट्र के मंत्री प्रताप सरनाईक के साथ भी धक्का मुक्की कर दी गई। मुझे ऐसा लगता है कि मैं महाराष्ट्र के मिजाज को जानता हूँ। महाराष्ट्र का मिजाज ऐसा है कि इस प्रकार के प्रयोग यहाँ चलेंगे नहीं। जो मराठी आदमी है वो बड़े दिल का है, क्योंकि भारत पर जब आक्रमण हुआ तो मराठी आदमी ने केवल महाराष्ट्र का विचार नहीं किया, पूरे भारत का विचार किया। इसलिए मराठी आदमी कभी छोटा सोच नहीं सकता, कभी संकुचित सोच नहीं सकता। इसलिए कोई प्रयोग करने की कोशिश भी करे तो नहीं हो पाए। मुंबई में मराठी नहीं बोलने पर कुछ लोगों के साथ मारपीट की गई थी। इसके विरोध में व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया था। महाराष्ट्र के बाद बिहार की खबर। मुहर्रम के जुलूस के दौरान लगातार बवाल की खबरें बिहार से आ रही हैं। ऐसा ही एक मामला वैशाली जिले में सामने आया है, जहां मुहर्रम में ताजिया लेकर निकले दो गुट आपस में ही भिड़ बैठे। फिर क्या हुआ, चलिए जानना चाहेंगे जरूर, आप देखिए जरा। और दोनों गुटों के बीच हिंसक झड़प शुरू हो गई और इस हिंसक झड़प का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे से मारपीट और पथराव करते हुए दिखाई दिए। पत्थरबाजी की ये घटना वैशाली जिले के बिदुपुर इलाके में हुई, जहां ताजिए का जुलूस लेकर लोग हाजीपुर के करबला मैदान पहुंचे थे। तभी अखाड़ा खेलने को लेकर दोनों पक्षों में बहस शुरू हो गई और फिर देखते ही देखते दोनों तरफ से लाठी डंडे चलने लगे और एक दूसरे पर पत्थर बरसाए जाने लगे। इस दौरान कुछ लोग हाथों में लाठी डंडे लिए ताजिए के जुलूस पर पत्थर फेंकते हुए दिखाई दिए। बीच सड़क पर काफी देर यह पत्थरबाजी होती रही। मुहर्रम के जुलूस में मारपीट और पथराव की जानकारी मिलने पर एसडीएम और भारी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंची और हुड़दंगियों को तितर बितर कर हालात पर काबू पाया। फिलहाल इलाके में तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। खबर राजधानी दिल्ली से, जहां राजधानी दिल्ली के शाहदरा इलाके में एक सरफरे आशिक ने जमकर तांडव मचाया। यहां एक लड़की की शादी टूटने के बाद युवक ने लड़की के भाई पर हमला कर दिया। आरोपी युवक और उसके साथी के हमले में लड़की का भाई गंभीर रूप से घायल हुआ है और मारपीट की ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। युवक के साथ बेहरमी से पिटाई की ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली के शाहदरा इलाके की है और पीली टी शर्ट में दिख रहा शख्स विनय भाटी है, जो अपने एक साथी के साथ मिलकर एक युवक पर ताबड़तोड़ थप्पड़ बरसा रहा है। युवक के साथ मारपीट की ये तस्वीरें भले ही ताजा हों, लेकिन इसकी वजह 3 साल पुरानी है। दरअसल आरोपी विनय भाटी की 3 साल पहले श्वेता नाम की लड़की से सगाई हुई थी, लेकिन विनय के चाल चलन से परेशान होकर श्वेता ने शादी से इनकार कर दिया, जिसके बाद से ही युवक के मन में श्वेता के परिवार के लिए रंजिश थी और आरोपी को रंजिश निकालने का अब मौका मिला तो उसने अपने साथी के साथ मिलकर घर जा रहे श्वेता के चचेरे भाई पर जानलेवा हमला कर दिया। सीसीटीवी वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि आरोपी और उसका साथी युवक पर लात भूं से बरसा रहे हैं। बताया जा रहा है कि हमले के बाद आरोपी ने श्वेता के चेहरे पर तेजाब डालने की भी डरी सहमी श्वेता ने इसकी शिकायत दिल्ली पुलिस में दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर विनय भाटी की तलाश शुरू कर दी है। और अब खबर पुणे से, जहां पुणे में 4 साल की एक बच्ची की जान मुश्किल में थी। वो किसी भी वक्त ऊंचाई से नीचे गिर सकती थी। वीडियो देखेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। तभी फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची। फिर क्या हुआ, 60 सेकंड में रिपोर्ट देखिए। 4 साल की जिंदगी तीसरी मंजिल की खिड़की से लटकी थी। उसे पता था कि वो खतरे में है। बच्ची ने खुद की जान बचाने की पूरी कोशिश की। सोसाइटी का नाम भी क्या है मालूम नहीं, गिर रहा है बच्चा। सुबह 9 बजे के करीब का समय, पुणे के कान्नज इलाके की इस इमारत में शोर मच चुका था। बच्ची किसी भी समय गिर सकती थी। यही एहसास लोगों को डरा रहा है। नाम भी क्या है मालूम नहीं, गिर रहा है बच्ची को बचाने की कोशिश हुई। लोग घर की ओर दौड़े, वहां ताला बंद मिला।
मां दूसरी बेटी को स्कूल पहुंचाने गई थी। सबको लग रहा था कि कोई करिश्मा ही बच्ची को बचा सकता था। हुआ भी कुछ ऐसा ही। फायर ब्रिगेड के अधिकारी तांडेल ने मौके की नजाकत समझी, घर का ताला तोड़ दिया, दौड़कर खिड़की के पास पहुंचे, मासूम को पकड़ लिया और पूरी सावधानी के साथ अंदर खींच लिया। हैप्पी एंडिंग हुई तो सब ने राहत की सांस ली। और अब न्यूज हेडक्वार्टर में अगली खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है, जहां समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा तमाशा हुआ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम हंसी के ठहाकों से गूंज उठा। देखिए, समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता ने अखिलेश यादव को जब अपनी आप बीती सुनाई तो वहां मौजूद लोग अपनी हंसी रोक नहीं पाए। लेकिन हुआ क्या था ऐसा, चलिए देखते हैं ये वीडियो। सोशल मीडिया पे लिख दिया था अखिलेश भैया का सामना करेगा उसे रोल दिया जाएगा। अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाहजहांपुर से आए पार्टी कार्यकर्ता तालिब की आपबीती सुनने के बाद हर कोई ठहाके लगाने लगा। तालिब ने अखिलेश यादव से ऐसा क्या कहा कि वहां मौजूद सभी लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाए। आप खुद ही सुन लीजिए। क्या आरोप लगाया तुम पे बेटा? सोशल मीडिया पे लिख दिया था अखिलेश भैया का सामना करेगा उसे रोल दिया जाएगा। क्या आरोप लगाया तुम पे बेटा? सोशल मीडिया पे लिख दिया था अखिलेश भैया का सामना करेगा उसे रोल दिया जाएगा। तालिब की बात सुनने के बाद अखिलेश यादव ने उसकी शिकायत दूर करने का भरोसा दिया। चल कोई नहीं, डर मत, अभी बात करेंगे। अच्छा है, मिल चुका पहले भी आए थे तुम। चलो इसकी समस्या समाधान कर देंगे, ठीक है? कह देंगे कप्तान साहब अभी कह देंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, ना आयुष्मान कार्ड की जरूरत, ना राशन कार्ड की शर्त। पंजाब के 65 लाख लोगों के लिए यह खुशखबरी है। ये देखिए, पंजाब बना देश का पहला राज्य जहां हर परिवार को मिलेगा रुपए 10 लाख का सालाना कैशलेस स्वास्थ्य बीमा। इस हेल्थ कार्ड में क्या कुछ खास है, बताते हैं आपको। बिल्कुल, देखिए 65 लाख लोगों तक इसका फायदा पहुंचेगा, जिसमें 10 लाख मुफ्त हेल्थ कार्ड शामिल है। कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर भी इसमें शामिल है और सभी प्राइवेट अस्पतालों में से लागू किया गया है। सरकारी कर्मचारी हो, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर्स भी इसमें शामिल होंगे। 100% कवर कर योजना पर कोई नियम या शर्त नहीं है और 100% कवर है। हर इनकम ग्रुप के लिए ये योजना है, जहां 3 महीने में लागू इस योजना को करने की पूरी तैयारी है। अमृतसर में 7 लाख ऐसे कार्ड अब तक बन भी चुके हैं। तो आपने देखा कि इस तरह से पंजाब में अब कैशलेस योजना को, स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू कर दिया गया। अगली खबर आशुतोष, ये अगली खबर धर्मांतरण से जुड़ी हुई है। धर्मांतरण के आरोप में फंसे जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की अवैध संपत्तियों के खिलाफ एक्शन शुरू हो चुका है। देखिए, उत्तर प्रदेश के उतरौला में बाबा के आलीशान छांगुर बाबा, इनके आलीशान कोठी पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया है। देखिए, जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा धर्मांतरण के आरोप में एटीएस के शिकंजे में है। अब उसकी अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चल रहा है। उतरौला में बाबा की इस इमारत के अवैध हिस्से को गिराया गया। बाबा के 40 बैंक खातों में 100 करोड़ रुपए के लेन देन का मामला भी सामने आया है। इन्हीं पैसों की बदौलत बाबा धर्मांतरण का काम करता था। जैसा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि जो भी अवैध अतिक्रमण करता है या बाकी प्रजाति के लोग जो सरकारी भूमियों पर कब्जा कर लेते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, उसी के क्रम में आज कार्रवाई की जा रही है। छांगुर बाबा पर आरोप है कि वो लालच देकर लोगों का धर्मांतरण कराता था और उसका गैंग हिंदुओं का ब्रेन वॉश करता था। बाबा का नेटवर्क खाड़ी देशों में भी फैला था। छांगुर बाबा पर चल रहे एक्शन के बीच यूपी के सीएम ने एक ट्वीट में कहा है कि बाबा की गतिविधियां राष्ट्र विरोधी हैं। छांगुर बाबा का 18 सदस्यों वाला गैंग गोंडा, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, औरैया और पुणे तक फैला है। अभी इस गैंग के 14 आरोपी फरार हैं। इस बीच बड़ी खबर आ रही है राजधानी दिल्ली से। देखिए, दिल्ली में पुरानी गाड़ियों को लेकर यह खबर है, जहां पुरानी गाड़ियों को अक्टूबर तक मिल गई है राहत। दिल्ली में पुरानी गाड़ियों को 1 नवंबर से तेल नहीं मिलेगा। CAQM की बैठक में यह फैसला हुआ है, तो अक्टूबर तक की राहत अब इन पुरानी गाड़ियों को मिल गई है। बिल्कुल, हालांकि तमाम लोग जो अपील कर रहे हैं, बहुत लोग ये कह भी रहे थे सोशल मीडिया के जरिए भी, और बहुत लोग लिख रहे थे कि सरकार का ये फैसला जनहित में नहीं है, क्योंकि इस पर विकल्प सोचना चाहिए। दूसरी भी विकल्प अगर है तो देनी चाहिए, जैसे अगर उसको CNG में ट्रांसफर करा लें या फिर EV में ट्रांसफर करा लें, इस तरह की कोई विकल्प, क्योंकि बहुत महंगी गाड़ियां जो हैं और कौड़ियों के भाव बिक रहे हैं। विकास।
देखिए, आपको तेल लेने की तो छूट मिल गई है, लेकिन आप सड़क पर गाड़ी लेके निकले और आपकी गाड़ी, डीजल गाड़ी अगर 10 साल का और पेट्रोल गाड़ी 15 साल का पूरा कर चुकी है समय सीमा, तो चालान जरूर कट जाएगा। तो आप तेल लेने के लिए पेट्रोल पंप जाएंगे तो आपका चालान कट जाएगा। अगर पुलिस ने रास्ते में पकड़ लिया, उसमें कोई राहत नहीं। अगला प्रश्न है कि तेल लेके करेंगे क्या, जाएंगे कहाँ? शहर से बाहर गाड़ी ले जानी है आपको, उसके लिए भी शहर से होकर ही गुजरना है। हाँ, तो वो खतरा हमेशा बरकरार है, आप चालान से नहीं बच सकते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा सावधानी बरतिए। ये अगली खबर का रुख कर लेते हैं और अगली खबर अब बात करते हैं उस शैतान की जिसने उत्तर प्रदेश के बहराइच के लोगों की रातों की नींद हराम कर दी है। वो नींद में सोई हुई मासूम बच्चियों को उठा ले जाता है और यौन शोषण के बाद घर छोड़ जाता था, लेकिन अब वो पुलिस के शिकंजे में है। रिपोर्ट देखिए। बदन पर गुलाबी टी शर्ट, चेहरे पर मास्क और आंखों में बेशर्मी। गौर से देखिए इस चेहरे को, वो चेहरा जिसके कुकर्मों से इंसानियत शर्मसार हो गई, वो चेहरा जिसके कुकर्मों से उत्तर प्रदेश का बहराइच त्राहिमाम करता रहा, वो चेहरा जिसकी बदनीयती और कुकर्मों से पूरे बहराइच में हड़कंप मचा हुआ था। जी हां, इसका यही काम था, वो भी मासूम बच्चियों के साथ, लेकिन कानून के हाथों से कब तक बचता। वही हुआ जो इसके साथ होना चाहिए था। अब ये शैतान यूपी पुलिस के शिकंजे में है। पिछले काफी दिनों से पूरा बहराइच एक सनसनीखेज वारदात से परेशान था। उनके रातों की नींद हराम थी। सोते समय बच्चियों के गायब होने और दूसरे दिन उनके संदिग्ध हालत में मिलने से इलाके में हड़कंप मचा हुआ था। गांव वालों की हालत ये थी कि उन्होंने घबराकर रात के वक्त इलाके में गश्त लगाना शुरू कर दिया था। जब पुलिस को इसकी शिकायत मिली तो उसने जांच शुरू की और ये शैतान पुलिस के हत्थे चढ़ गया। अब खबर विदेश से, जहां केन्या की राजधानी नैरोबी में सरकार विरोधी प्रदर्शनों ने हिंसक रूप ले लिया और राष्ट्रपति विलियम रूटो के इस्तीफे की मांग को लेकर लोग सड़कों पर हैं। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हुई है। 60 सेकंड में पूरी रिपोर्ट देखिए। जिसमें 10 लोगों की जान चली गई। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प की तस्वीरें केन्या की राजधानी नैरोबी की हैं, जहां बढ़ती महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा है। नैरोबी के बाहरी इलाके में सैकड़ों प्रदर्शनकारी जमा हो गए। राष्ट्रपति विलियम रूटो के इस्तीफे की मांग को लेकर राजधानी की सड़कों पर जमकर तांडव मचाया। प्रदर्शनकारियों ने तंजानिया को जोड़ने वाली मुख्य सड़क को जाम कर दिया और बीच सड़क पर जमकर आगजनी की, जिसके बाद वहां जगह जगह पर काले धुएं का गुबार नजर आया। हालात और ज्यादा तब बिगड़ गए जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। इसके जवाब में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया और देखते देखते बवाल शुरू हो गया। इस हिंसक झड़प में 10 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए। आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों से जूझ रहे केन्या में पिछले कुछ हफ्तों से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गए हैं और जनता राष्ट्रपति रूटो को देश की आर्थिक बदहाली के लिए जिम्मेदार मानते हुए उनका इस्तीफा मांग रही है। एक तरफ हमास के कब्जे में मौजूदा इजरायली बंधकों की रिहाई की कोशिश हो रही है, तो दोनों पक्षों में शांति बहाल के प्रयास भी तेज किए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ गाजा में इजराइल के हमले लगातार जारी है। ताजा मामला अल बुरीज कैंप का है, जहां एक स्कूल को टारगेट बनाया गया। अल बुरीज कैंप में बड़ी तादाद में गाजा के शरणार्थी रह रहे हैं। यहाँ एक स्कूल पर इजराइल के हमले के बाद अफरा तफरी का माहौल था। लोग चीख रहे थे, जान बचाकर भाग रहे थे और तमाम खतरों के बीच कुछ लोग दूसरों की जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। ये गाजा के वो लोग हैं जो अपने आशियाने को छोड़ इन कैंपों में रहने के लिए मजबूर हैं, लेकिन सुकून कहीं नहीं है। बार बार हमले होते हैं और ऐसे मंजर पेश होते हैं। अल बुरीज कैंप और इस स्कूल पर पहले भी इजराइल ने हमला बोला है। 4 जनवरी 2025 इजरायली हमले में 4 लोगों की मौत हुई थी। 21 अप्रैल 2025 हमले में एक शख्स की मौत हुई थी और 5 घायल थे। 2 मई 2025 इजरायली हमले में 9 लोगों की जान चली गई थी। जंग मसलों का हल नहीं, लेकिन दुनिया भर में मसलों का हल जंग से ही तलाशा जाता रहा है और फिर ऐसे मंजर तो पेश आने ही हैं। ये खबर अमेरिका से, जहां अमेरिका के साउथ फिलाडेल्फिया के एक इलाके में गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हो गई और 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और देखिए, मामले में हथियार के साथ एक व्यक्ति को हिरासत में भी लिया गया है। 60 सेकंड में पूरी रिपोर्ट देखिए। सड़क पर अफरा तफरी का माहौल है। कुछ लोग जान बचाने के लिए भाग रहे हैं।
अफरा तफरी भी ऐसी कि बचने के लिए लोग एक दूसरे पर चढ़ रहे हैं। फिलाडेल्फिया की सड़कों पर ये मंजर अचानक हुई गोलीबारी के बाद का है। अचानक एक व्यक्ति हाथों में पिस्टल लिए आता है, सामने की ओर फायरिंग कर देता है। थोड़ी देर बाद एक और व्यक्ति दिखता है और अंधाधुंध गोलियों की बौछार कर देता है। गोलियों की बौछार सड़क की दूसरी ओर से भी हो रही है। गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि 10 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने फायरिंग के आरोपी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन गोलीबारी की वजह अभी साफ नहीं हो सकी है। अमेरिका में सनक भरी फायरिंग का एक पूरा सिलसिला है। न जाने कितने मामले अब तक सामने आ चुके हैं। एक के बाद एक ऐसी खबरें भी आती रहती हैं और हर साल काफी लोग अपनी जान भी ऐसे मामलों में गंवा देते हैं। गन कल्चर, जी हाँ, इससे अगर जुड़े आंकड़े हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। इन आंकड़ों से कई सवाल भी खड़े होते हैं और सबसे बड़ा सवाल कि इतने मामलों के बाद भी अमेरिका में हथियारों की खरीद फरोख्त इतनी आसानी से क्यों हो जाती है। अमेरिका की आबादी करीब 33 करोड़ है, 33 करोड़, लेकिन वहां हथियारों की तादाद 40 करोड़ से ज्यादा है। प्रति व्यक्ति से ज्यादा, आप समझ रहे हैं। पिछले 50 सालों की बात कर लें तो 15 लाख से ज्यादा अमेरिकियों की इस गन कल्चर में जिंदगी गई है। सोचकर देखिए, एक बहुत बड़ा नंबर है ये 15 लाख। 15 लाख किसी युद्ध में नहीं मारे गए अब तक। आपसी झगड़ों और सनक भरी फायरिंग में इतने लोगों की मौत हो गई है अमेरिका में। अमेरिका में देखिए, राइफल या छोटे हथियारों को खरीदने की न्यूनतम उम्र सीमा सिर्फ 18 साल है। और आप दुकान पे जाइए, अपना उम्र का कोई भी डॉक्यूमेंट पेश कीजिए और आपको गन खरीदने की इजाजत होती है। इतनी छोटी उम्र में अमेरिका में हथियार खरीदने की इजाजत दी गई जी। और बाकी खतरनाक हथियारों की अगर बात कर लें, इसके लिए उम्र सीमा 21 साल रखी गई है। तो ये अपने आप में बहुत खतरनाक है। यही है गन कल्चर अमेरिका में, जिसको लेकर कई बार बिल पारित करने की कोशिश भी हुई, लेकिन अब तक उसमें दोनों ही पक्ष, अगर कह लें सत्ता पक्ष विपक्ष, टकराव के अलावा कुछ रिजल्ट नहीं निकला। अगली खबर विकास बिहार से। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब नकाबपोश बदमाशों ने 3 दिन दहाड़े ग्रामीण बैंक से करीब 10 लाख रुपए की लूट की। नकाबपोश बदमाशों ने दिन दहाड़े बैंक में लाखों की लूट को कैसे अंजाम दिया, देखिए जरा ये पूरी खबर रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर के ग्रामीण बैंक में हुई इस लूट का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें 3 बदमाश बंदूक की नोक पर लाखों की लूट को अंजाम देखकर कुछ ही मिनटों में फरार होते हुए दिखाई दिए। दिन दहाड़े लूट की ये वारदात गयाघाट थाना इलाके में एक ग्रामीण बैंक में हुई, जो बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। लूट के सीसीटीवी वीडियो में दिखाई दिया कि 3 बाइक सवार बदमाश हथियारों के साथ बैंक में घुसते हैं। पहचान छुपाने के लिए बदमाशों ने अपने चेहरे को गमछे और हेलमेट से ढक रखा है। बैंक में घुसते ही बदमाशों ने वहां मौजूद लोगों और सुरक्षा कर्मी पर बंदूक तानी, फिर जबरन बैंक लॉकर खुलवाया और महज कुछ ही मिनटों में लॉकर से 10 लाख रुपए लेकर आसानी से फरार हो गए। ग्रामीण बैंक में लूट की जानकारी मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही है। देखिए, वैसे मौसम जो है बरसात का चल रहा है, ऐसे में देश भर में अलग अलग हिस्सों से अजगर और सांप निकलने की खबर है। ये खबर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से है। अजगर निकल गया, इसके बाद ये बच्चों के खेलने का सामान बन गया। बच्चों ने अजगर को उठा लिया, फिर इन बच्चों ने उसके साथ क्या कुछ किया, 60 सेकंड में पूरी रिपोर्ट देखिए। 3 किलोमीटर का लंबा सफर और इस बीच रीलबाजी और सेल्फी लेने का सिलसिला। ना कोई हड़कंप मचा, ना कोई अफरा तफरी हुई। बच्चों ने अजगर को उठाया और चलते बने ये वीडियो बुलंदशहर के जहांगीराबाद का है, जहां सड़क के किनारे 15 फीट विशालकाय अजगर नजर आया, जिसे ग्रामीणों और बच्चों ने ही पकड़ लिया। लोगों ने इसकी रील बनाई और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हालांकि शुरुआत में वन विभाग को इसकी भनक नहीं लगी। बाद में विभाग ने कर्मचारियों ने अजगर को जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया। बुलंदशहर में खेतों के आसपास बारिश के दिनों में अजगर का निकलना आम बात है। इससे पहले 4 जुलाई को भी गंगानगर कॉलोनी में 10 फीट का अजगर निकला था।
हमारे सहयोगी आशुतोष कह रहे थे कि अजगर बेचारा दहशत में है। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं और बात कर लेते हैं बाबा बर्फानी और अमरनाथ यात्रा की। अमरनाथ यात्रा की शुरुआत में ही श्रद्धालुओं की संख्या ने नया रिकॉर्ड बनाया है और अब तक 93,000 से ज्यादा भक्तों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं। जहां पहलगाम से अगला जत्था भी हर हर महादेव की जयकारी के साथ रवाना हो चुका है। 60 सेकंड में ये तस्वीर देखिए। हर हर महादेव की गूंज के साथ पहलगाम से अमरनाथ यात्रा के लिए जत्था भी रवाना हो चुका है। नुनवाना बेस कैंप से श्रद्धालुओं का ये जत्था बाबा की पवित्र गुफा के लिए रवाना हुआ। जय बाबा बर्फानी। हम यहाँ पर मेरा पहली बार है और इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है। मैं खुद नहीं बता सकती। हम तो अभी पहलगाम से फर्स्ट टाइम आ रहे हैं अमरनाथ यात्रा में। हम बहुत खुश हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं। अमरनाथ यात्रा की गति बढ़ने के साथ ही सोमवार को तीर्थ यात्रा का सबसे व्यस्त दिन रहा, जब 23,857 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में पूजा अर्चना की। तो यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु तवी नदी के तट पर आरती में शामिल हुए। अब तक 3.5 लाख से अधिक लोगों ने तीर्थ यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराया है, जबकि जम्मू में 34 आवास केंद्र बनाए गए हैं। यह खबर महाराष्ट्र से, जहां महाराष्ट्र के चित्तौड़गढ़ के सांवलिया सेठ दरबार में एक भक्त की भक्ति इन दिनों सुर्खियों में है। ये देखिए, ये महाराष्ट्र के व्यापारी ने मन्नत पूरी होने के बाद भगवान को चांदी की पेट्रोल पंप की मशीन भेंट कर दी। वीडियो चित्तौड़गढ़ के सांवलिया सेठ मंदिर का है, जहां एक भक्त भगवान को खुश करने के लिए चांदी की पेट्रोल पंप मशीन भेंट करने पहुंच गया। मांगीलाल जरोली ने जो पेट्रोल पंप की मन्नत मांगी थी वो पूरी हुई। उसके बाद व्यापारी का पूरा परिवार डीजे की धुन पर थिरकते हुए मंदिर पहुंचा और करीब 10 किलो की चांदी से बनी पेट्रोल पंप मशीन भेंट की। परिवार ने साथ में सांवलिया सेठ को 56 भोग भी लगाया। इस व्यापारी ने जो पेट्रोल पंप खोला है उसका नाम भी सांवलिया फिलिंग स्टेशन रखा है। मेवाड़ का प्रसिद्ध कृष्ण धाम श्री सांवलिया दरबार भक्तों के भेंट की वजह से अक्सर चर्चा में रहता है। इससे पहले भक्त यहाँ चांदी से बने हेलीकॉप्टर और जहाज भी भेंट कर चुके हैं। 3 दिन पहले इस मंदिर का खजाना खोला गया था, जिसमें 29 करोड़ 22 लाख रुपए नकद, 1 किलो सोना और 142 किलो चांदी का चढ़ावा मिला था। देखिए, राजनीतिक के तौर पर कल तक न्यूज चैनल्स में इंटरव्यू देने वाली स्मृति ईरानी अब फिर से वही टीवी सीरियल की तुलसी बनने जा रही हैं। अब सवाल यह है कि क्या स्मृति परमानेंट टीवी की दुनिया में लौटने वाली हैं? आज एनडीटीवी ने उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया है और स्मृति ईरानी सुपर एक्सक्लूसिव जानने की कोशिश करते हैं 60 सेकंड में इस रिपोर्ट में हमारे सहयोगी शिव अरूर के साथ। Do you see actor turning back into a full-time politician but at some point? I am a full-time politician and a part-time actor. So this is just a side project then? It is a side project. For most consumers, the project is not one individual. It's always a group of actors coming together, a group of writers coming together. I am, yes, very humbly so, the most recognizable face out of that mix of people. But I'm a full-time politician, a part-time actor, just like many politicians are part-time lawyers, part-time teachers, part-time journalists. I just happen to be a bit... So you're a full-time politician who's taking some time out to do this show? No, I've done it simultaneously, which is what I think is difficult to grasp. But like I said, the only difference between me and my other political colleagues is they are part-time lawyers and there's no videographer along with them. There's no makeup person along with them. There's no script writer. It's just that we're all from different vocations. I'm just the one in the spotlight. चलिए, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है राजस्थान के श्रीगंगानगर से, जहां चल रही नकली एमडी ड्रग फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है। फैक्ट्री 2 टीचर चला रहे थे, उनको गिरफ्तार किया गया। जी, श्रीगंगानगर के एक फ्लैट में ये चल रही थी ड्रग्स फैक्ट्री। करीब 780 ग्राम एमडी ड्रग्स यहां से बरामद और जब्त। नशे के बाजार में इसकी बड़ी कीमत में इसको बेचा जा सकता था। इस वक्त की बड़ी खबर, श्रीनगर में चल रही थी ड्रग फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है। फैक्ट्री को 2 शिक्षक मिलकर चला रहे थे, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। राजस्थान से ये खबर,
श्रीगंगानगर से ड्रग्स फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है और बताया जा रहा है कि इसको 2 शिक्षक मिलकर चला रहे थे और इनको अब गिरफ्तार कर लिया गया है। करीब 780 ग्राम एमडी ड्रग्स है जिसे जब्त किया गया पुलिस की तरफ से। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसकी कीमत बढ़ी है। देखिए, ये भी नकली एमडी ड्रग्स फैक्ट्री चला रहे थे। इसका भांडाफोड़ हुआ है। 2 टीचर इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं और फैक्ट्री एक मकान में चलाई जा रही थी। इस फैक्ट्री से 780 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद हुआ है।